नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस करेंगे अब मंथली करंट अफेयर्स, आपका मासिक समसामयिकी जो आपका जुलाई 2021 का है। क्योंकि मैंने डिस्कस नहीं किया था तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये पार्ट फर्स्ट रहेगा। इस तरीके के आपके शायद से 3 पार्ट आएंगे जुलाई से रिलेटेड। तो पढ़ लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, पहले न्यूज़ लिखी हुई, महामारी के दौरान स्मारकों से प्राप्त होने वाले राजस्व में भारी गिरावट हुई है। महामारी इसमें जो है, महामारी को पैंडमिक भी बोला जाता है, ये भी याद रखिए। और महामारी जो है वो कोरोना के नाम से है, ये आप जान सकते हैं। संस्कृति मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक महामारी के दौर में स्मारकों से प्राप्त होने वाले राजस्व में एक साल में भारी गिरावट देखी गई है। स्मारकों पर टिकटों की बिक्री 2019-2020 में 336 करोड़ से गिरकर 2020-21 में 40 करोड़ तक पहुंच गई है। केंद्र संरक्षित स्मारकों में 2020-21 के दौरान लगभग 1.19 करोड़ पर्यटकों को देखा गया, जबकि यह 2019-20 में लगभग 4.82 आपके पर्यटक आए थे। बता दें कि इस साल 16 अप्रैल से 15 जून तक विश्व धरोहर स्थलों सहित केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों को 61 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था, जिस वजह से इन स्मारकों से प्राप्त होने वाले राजस्व में इतनी गिरावट देखी गई थी। लॉकडाउन 2.0 के लागू होने के मद्देनजर टिकट वाले स्मारकों को बंद करने की वजह से राजस्व का अनुमानित नुकसान लगभग 35.40 करोड़ है। यह गणना टिकटों की बिक्री में कमी के कारण राजस्व में हुए नुकसान पर आधारित है। इस दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देश भर में 3,693 स्मारकों का रख रखाव किया है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो आपके बी एस येदियुरप्पा थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल थावरचंद गहलोत को सौंपा है। 78 वर्षीय येदियुरप्पा 4 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दे चुके हैं। येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय के सबसे बड़ा नेता कहे जाते हैं, जो कर्नाटक में मेजॉरिटी पॉपुलेशन मानी जाती है। लिंगायत समुदाय कर्नाटक में भाजपा पार्टी के सबसे बड़े मतदाता आधारों में से एक है। यह समुदाय राज्य के 224 विधानसभा क्षेत्रों में से 90 से 100 में चुनाव के परिणामों को निर्धारित कर सकता है। लिंगायत एक हिंदू शैव समुदाय है, याद रखना, पर ये मूर्ति पूजा नहीं करते, इतना याद रखना है। और ये जो होता है कि जो आपका लिंग होता है, जो आपका शिवलिंग होता है, उसको धारण करते हैं अपने किस में, गले में। और ये भी आपने याद रखना है, शायद से लिंगायत जो समुदाय है उसमें जो लोग हैं जब मरते हैं तो उसके बाद वो दफनाए जाते हैं, ना कि उन्हें जलाया जाता है, ये आप याद रखिए। क्योंकि लिंगायत समुदाय के लोगों ने अपने आप को हिंदू धर्म से अलग बताया था। अच्छा, आगे लिखा हुआ, इस समुदाय के लोग समाज में समानता के लिए लड़ने वाले बसवन्ना को अपना देवता मानते हैं। आई थिंक 18वीं या 16वीं शताब्दी के आसपास बसवन्ना नाम के एक बोल सकते हैं राजा थे, जिन्होंने इस समुदाय को आगे बढ़ाया था। अच्छा, नेक्स्ट आता है कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आज पूरा देश 22वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई हस्तियों ने कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आगे लिखा हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच मई जुलाई 1999 के बीच कारगिल की लड़ाई लड़ी गई थी। इस युद्ध में 25 अफसर और 436 जवान शहीद हुए थे और 54 अफसर और 629 जवान घायल हुए थे। बता दें कि 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना पर अंतिम रूप से विजय हासिल की थी। पाकिस्तान में नियंत्रण रेखा एलओसी के लगभग 140 किलोमीटर के क्षेत्र में घुसपैठ की गई थी। इतने क्षेत्र में कुछ इलाके बेहद चर्चित रहे थे, जहां से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ा गया था। इन इलाकों के नाम है जैसे मुश्कोह आ गया, काकसर आ गया, जोजिला आ गया, आपका टाइगर हिल्स आ गई, द्रास आ गया, कारगिल और बटालिक, ये आपके कुछ क्षेत्र आ जाते हैं। कारगिल संघर्ष के 4 वीर जवानों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इनके नाम थे लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार और कैप्टन विक्रम बत्रा। नेक्स्ट लिखा है, रामप्पा मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है। तो भारत में रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ये यूनेस्को की आपका देख सकते हैं कि क्या आपका एक टाइटल टैग है। तो यह निर्णय यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 44वें सत्र में लिया गया। रामप्पा मंदिर को रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल है। यह मंदिर तेलंगाना राज्य में वारंगल के पास मुलुगु जिले के पालमपेट में स्थित है। रामप्पा मंदिर 13वीं शताब्दी का एक अद्भुत निर्माण है, जिसका नाम इसके वास्तुकार रामप्पा के नाम पे रखा गया। ये इंपॉर्टेंट बनता है कि रामप्पा मंदिर का नाम उसके वास्तुकार के नाम पर आधारित है, तो ये आपने याद रखना है। इस मंदिर को काकतीय राजा गणपति देव के एक सेनापति रेचारला रुद्र ने बनवाया था। तो काकतीय वंश से संबंधित है, ये भी याद कर लीजिए। रामलिंगेश्वर स्वामी इस मंदिर में स्थापित देवता है। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 40 सालों का समय लग गया था। यह मंदिर 6 फुट ऊंचे तारे जैसे मंच पर खड़ा है, जिसमें दीवारों, स्तंभों और छतों पर जटिल नक्काशी से सजावट की गई है। यूरोपीय व्यापारी और यात्री इस मंदिर की सुंदरता से काफ़ी प्रभावित हुए थे। ऐसे ही एक यात्री ने इस मंदिर के बारे में लिखा था कि यह मंदिर दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा से सबसे चमकीला तारा है। अच्छा,
नेक्स्ट न्यूज़ आती है आपकी डॉक्टर कलाम। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना है आपने कि टोटल जो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई 40 हो गई है, 40वें के बारे में आपको बताऊंगा। और आई थिंक जो टैग मिलता है वो ब्राउन टैग मिल जाता है अगर आपके पास 40 या 40 से ऊपर आपके पास क्या है, अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो ये आपने याद रखना है। तो भारत के पास ब्राउन स्टेटस आ गया किसका, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। आगे लिखा डॉक्टर डॉक्टर कलाम की पुण्यतिथि, तो लिखा भारत के मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। वह वर्ष 2002 से लेकर 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। उन्होंने देश की दो बड़ी संस्थाओं जैसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जैसे डीआरडीओ और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में अपनी सेवाएं दी है। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च व्हीकल के क्षेत्र में भारत को नई उपलब्धियां प्रदान करने में विशेष सहयोग दिया है। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उन्होंने 1958 में डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट के रूप में संस्थान ज्वाइन किया था। 1982 में वो डीआरडीओ के डायरेक्टर भी बने थे, ये आपने याद रखना 1982 में। उन्होंने विंग्स ऑफ फायर, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, इनग्राइटेड माइंड्स और इंडिया 2020 सहित कई किताबों का लेखन किया है। उन्हें वर्ष 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1967 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 27 जुलाई 2015 को 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था, यह आपने याद रखना 2015 में। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या है उड़ीसा का ड्रिंक फार्म टैप प्रोजेक्ट, तो लिखा हुआ है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, आप याद रखिए, ने पुरी में ड्रिंक फार्म्स टैप प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। पूरी भारत का पहला शहर बन गया जहां लोग 24 घंटे अब सीधे नल से अच्छी गुणवत्ता वाला पेयजल प्राप्त कर सकेंगे, मतलब 24/7 आपको क्या होगा, वाटर सप्लाई होगी। आगे लिखा हुआ मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक के अनुसार ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना का उद्घाटन भारत के लिए एक नया अध्याय है, क्योंकि भारत के किसी भी महानगर में अभी तक ऐसी सुविधा नहीं है। इसके साथ ही यहाँ के 2.5 लाख नागरिकों और लगभग 2 करोड़ पर्यटकों के लिए वाटर फाउंटेन्स की सुविधा भी शुरू की गई है। इससे प्लास्टिक के उपयोग में कमी आएगी और पूरी पर अब से लगभग 400 मीट्रिक टन कचरे का बोझ कम हो जाएगा। इस तरह की अन्य परियोजनाएं उड़ीसा के 16 अन्य शहरी केंद्रों में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में अभी मौजूद है। नेक्स्ट लिखा ओलंपिक में भी दिखा इजराइल फिलिस्तीन तनाव, तो लिखा हुआ है जापान में चल रहे टोक्यो ओलंपिक में खेलों में अल्जीरिया के खिलाड़ी को सस्पेंड कर दिया गया। अल्जीरिया के खिलाड़ी फैती नूरिन ने इजराइल के खिलाड़ी के सामने खेलने से मना कर दिया। ऐसा करने के पीछे उसके मुख्य कारण फिलिस्तीन को समर्थन देना बताया गया। अल्जीरिया के जूडो खिलाड़ी फैती नूरिन ने इजरायली खिलाड़ी तोहर बुटबुल का सामने करने के बजाय ओलंपिक से हटने का फैसला लिया। उनके इस फैसले के बाद उन्हें खेल से सस्पेंड कर वापस देश जाने के लिए कह दिया गया। आपको बता दें कि फैती नूरिन को अंडर 73 किलोग्राम वर्ग के दूसरे दौर में तोहर बुटबुल के साथ खेलना था। जहाँ पहली बार नहीं है कि नूरिन ने इजरायली प्रतिद्वंदी का सामना करने से बचने के लिए प्रतियोगिता से नाम वापस लिया है। ऐसा उन्होंने 2019 में विश्व चैंपियनशिप में भी किया था। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने नूरिन और उनके कोच अमर बैन खलीफ को निलंबित कर दिया है। आईजेएफ के यह कदम कोच अमर बैन खलीफ के भेदभावपूर्ण बयान के बाद उठाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें एक इजरायली प्रतिद्वंदी मिला, इसलिए हमने खेलने में उनका सामना नहीं किया। आईजेएफ ने कहा है कि महासंघ की एक भेदभाव रहित नीति है और एकजुटता को बढ़ावा देना फेडरेशन का मुख्य सिद्धांत है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ लिखी हुई है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगा स्थापित, तो लिखा हुआ है केंद्रीय शिक्षा मंत्री। अब याद रखिए कि आपके नए जो आपके एजुकेशनल मिनिस्टर वो धर्मेंद्र प्रधान है। पहले इनके पास क्या सा था आपका, तो ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इनके पास थी, ये आप याद रखना, पेट्रोलियम और जो आपका नेचुरल गैस जो आपकी मिनिस्ट्री थी इनके पास थी। अब इनके पास एजुकेशन मिनिस्ट्री आ गई है। पहले कौन थे आपके, रमेश पोखरियाल निशंक थे। तो लिखा हुआ है रिसर्च इकोसिस्टम को मौजूद करने संबंधी ये घोषणा की है। इसके मुताबिक भारत सरकार देश में प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एनआरएफ स्थापित करने की योजना बना रही है। एनआरएफ को एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर के रूप में तैयार किया जा रहा है और अनुसंधान और विकास, शिक्षा और उद्योग के बीच संबंधों में सुधार करेगा। एनआरएफ का कुल प्रस्तावित परिव्यय 5 वर्षों की अवधि में 50,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। एनआरएफ के मुख्य उद्देश्य में से एक शैक्षणिक संस्थानों, विशेष रूप से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान को बढ़ावा देने और विकसित करना है। यह उन संस्थाओं को सुविधा प्रदान करेगा जहां अनुसंधान क्षमता वर्तमान में प्रारंभिक चरण में होगी। यह प्रासंगिक मंत्रालयों, विभागों के सहयोग से बहुअन्वेषक, बहुसंस्थान और कुछ मामलों में बहुराष्ट्र परियोजनाओं को निधि और समर्थन भी देगा। बता दें कि शिक्षा मंत्रालय को पहले मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के रूप में जाना जाता था, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता था। अभी फिर से उसका नाम दोबारा से क्या कर दिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हड़प्पाई शहर धौलावीरा अब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है। धौलावीरा अगर देखेंगे तो ये आपका गुजरात में देखने को मिलता है और ये 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगी इंडिया की, ठीक है ना। इससे पहले मैंने रामप्पा मंदिर की बात की थी जो 39वें था।
तो लिखा हुआ बीते दिनों तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला था। इसके बाद अब भारत की एक और धरोहर को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। दरअसल हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात में स्थित धौलावीरा को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। इसके साथ ही अब भारत में कुल ऐसी 40 साइट्स हो गई जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज का टैग मिल चुका है। बता दें कि गुजरात में अब 3 विश्व विरासत या धरोहर स्थल आपके होंगे, जैसे पावागढ़ के पास चपनेर एक, पाटन में रानी की वाव और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद, ये 3 है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट 2014 के बाद से भारत के कुल 10 स्थलों को विश्व विरासत सूची का दर्जा मिला है। धौलावीरा गुजरात राज्य में कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे जो लिखी हुई है ना, रानी की वाव, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि रानी की वाव जो है ये आपको एक भारतीय नोट में देखने को मिलता है, तो वो कौन सा भारतीय नोट है जिसमें रानी की वाव आपको देखने को मिलती है? चलिए आगे चलते हैं। अगर नहीं होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको, अगर आप नहीं लिख पाएंगे या आप नहीं बता पाएंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में इसको आपको मेंशन कर दूंगा। तो लिखा हुआ है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े भारत के 5 सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों और सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में से एक है। धौलावीरा को कोटड़ा टिब्बा, अब ये नाम याद रखना है कि नाम से भी जाना जाता है, तो कोटड़ा टिब्बा ये आज का नाम है। यह स्थल कर्क रेखा पर अवस्थित है। धौलावीरा कच्छ के रण में स्थित कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में खादिर बैट आइलैंड में स्थित है। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ दुनिया का पहला क्लीन कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर, तो लिखा हुआ है चीन दुनिया के पहले स्वच्छ वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर की सक्रिय करने की योजना पर काम कर रहा है। दरअसल चीनी सरकार के वैज्ञानिकों ने अपनी तरह के पहले प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है, जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती। यह एक मॉल्टन सॉल्ट यानी पिघले हुए नमक का उपयोग करके करने वाला परमाणु रिएक्टर है, जो यूरेनियम के बजाय तरल थोरियम पर चलता है। अच्छा, एक चीज़ बता दो, आप यूरेनियम का इस्तेमाल भी हो जाता है, आपका थोरियम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, किसमें? आपका न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। आगे लिखा, पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में इसके अधिक सुरक्षित होने की उम्मीद है, क्योंकि पिघला हुआ नमक थोरियम को इंसुलेट करते हुए हवा के संपर्क में आने पर जल्दी ठंडा हो जाता है और जम जाता है। ऐसे में इससे होने वाला कोई भी संभावित रिसाव पारंपरिक रिएक्टरों से होने वाले रिसाव की तुलना में आसपास के वातावरण में कम रेडिएशन फैलाएगा। इस प्रोटोटाइप रिएक्टर को अगले महीने तक पूरा किए जाने की उम्मीद है और इसके पहले परीक्षण की शुरुआत इस साल सितंबर से की जानी है। यह प्रोटोटाइप चीन द्वारा 2030 तक निर्मित किए जाने वाले पहले वाणिज्यिक रिएक्टर के निर्माण में सहायक होगा, क्योंकि इस तरह के रिएक्टर को पानी की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यह रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी काम करने में सक्षम होगा। ऐसे पहले वाणिज्यिक रिएक्टर को चीन के वुवई शहर के रेगिस्तानी इलाके में लगाया जाना है। इसके अलावा चीनी सरकार पश्चिमी चीन के कम आबादी वाले रेगिस्तानों और मैदानी इलाकों के साथ साथ चीन के बेल्ट एंड रोड परियोजना में शामिल देशों में भी इसे लगाए जाने की योजना बना रही है। चीनी सरकार के अधिकारी परमाणु ऊर्जा निर्यात को बेल्ट एंड रोड कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, सरकार ने किया कंपनी एक्ट में संशोधन। आप जानते हैं कंपनी एक्ट आया था आपका 2013 का, तो उसमें आपका अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो लिखा, केंद्र सरकार ने कंपनी एक्ट 2013 के तहत कंपनियों के निगमन में से संबंधित नियमों में संशोधन किया। यह संशोधन कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कंपनी निगमन नियम 2014 में किए गए। नए बदलाव 1 सितंबर 2021 से लागू होंगे। जिनका EPFO का पेपर है वो इस न्यूज़ को ज़रा ध्यान से और लिख ले, कहीं पर शॉर्ट नोट्स बना दे, पूछा जा सकता है। इनमें प्रमुख बदलाव कंपनी अधिनियम की धारा 16 के तहत मौजूदा कंपनी को नया नाम आवंटित करने से जुड़े हैं। धारा 16 विभिन्न शर्तों के अधीन कंपनी के नाम से शुरुआत से सुधार से संबंधित है। धारा 16 के मुताबिक यदि किसी फर्म का नाम किसी मौजूदा कंपनी के नाम के समान है या लगभग मिलता जुलता है, तो सरकार ऐसी फर्म को नाम बदलने का निर्देश दे सकती है। यदि ऐसा कोई निर्देश जारी किया जाता है तो उसे संबंधित कंपनी को 3 महीने के भीतर लागू करना होगा। इसके बाद कंपनी रजिस्ट्रार कंपनियों के रजिस्टर में उस नए नाम की प्रविष्टि करेगा और निगमन का एक नया प्रमाण पत्र जारी करेगा। मंत्रालय के अनुसार एक बार कंपनी का नाम बदल जाने के बाद कंपनी अधिनियम की धारा 12 का पालन करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, जो फर्म के पंजीकरण से संबंधित होंगे। बता दें कि इस साल जून के अंत तक देश में 13.7 लाख पंजीकृत कंपनियां सक्रिय थी। इस साल अप्रैल से जून के बीच 17,200 से ज़्यादा नई कंपनियां स्थापित की गई हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र लॉन्च हो गया है। तो लिखा हुआ है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर IIT कानपुर ने पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र लॉन्च किया है। इसे एंटी ड्रोन प्रौद्योगिकी, घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली, ब्लॉकचेन और साइबर फिजिकल सिस्टम के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए शुरू किया गया है। साइबर सुरक्षा में अत्याधुनिक तकनीकी मौजूदगी के साथ साथ डिजिटल एसेट्स की सुरक्षा की जरूरत है। इससे आम जनता के साथ साथ सरकार और उद्योग के लिए भी समाधान तैयार किए जा सकते हैं। भारत सरकार साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भारत को अग्रणी स्थिति में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। IIT कानपुर का C3I हब महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे सहित साइबर स्पेस की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। बता दें कि सरकार पड़ोसी देशों विशेषकर चीन से बढ़ते हुए खतरों का मुकाबला करने के लिए मेक इन इंडिया साइबर सुरक्षा समाधानों का बढ़ावा दे रही है।
आईआईटी कानपुर में C3I हब द्वारा संबंधित स्टार्टअप भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए सेवा और उत्पादों के डिजाइन और विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अभी बड़ी संख्या में स्टार्टअप ड्रोन रोधी तकनीक पर भी काम कर रहे हैं, जिन्हें सीमा पर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। पिछले 1 साल में अकेले बीएसएफ ने पाकिस्तान सीमा पर 61 ड्रोन देखे हैं। अच्छा, आगे लिखा ओलंपिक 2020 में पहला पदक मीराबाई चानू, आप जानते हैं सिल्वर मेडलिस्ट ये बनी है ओलंपिक में, तो ये आपने याद रखना है। कर्णम मल्लेश्वरी के बाद ये आपकी दूसरी महिला है जिन्होंने भारोत्तोलन में क्या जीता है, आपका पदक जीता है। तो 23 जुलाई को ओलंपिक 2020 खेलों का आगाज हो चुका है, वहीं भारत के लिए भी पदक जीतने की शुरुआत हो चुकी है। भारत की तरफ से पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता है। चानू ने भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता, मतलब सिल्वर मेडलिस्ट रही है। उन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में यह पदक अपने नाम किया। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। कर्णम मल्लेश्वरी को ब्रॉन्ज मेडल मिला था, रजत पदक जो आपका कौन सा होता है, कांस्य पदक मिला था। इससे पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने साल 2000 में आयोजित सिडनी ओलंपिक्स में भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक अपने नाम किया था। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। आपको बता दें कि इस साल टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन साल 2020 में होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इन्हें 1 साल के लिए टालना पड़ा। इस साल ध्वजवाहक के तौर पर भारत की तरफ से अगुवाई महिला मुक्केबाज मैरी कॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने की थी। ये पूछा जा सकता है कि ध्वजवाहक कौन थे, तो आप याद रखना कि आपकी कौन है, जो आपकी 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है बॉक्सिंग की मैरी कॉम, MC मैरी कॉम, और हॉकी टीम के जो आपके कैप्टन है मनप्रीत सिंह। अच्छा, हाल ही में बता दूं कि आपके जो बोल सकते हैं आपकी जो हॉकी टीम है सेमीफाइनल में बेल्जियम से हार गई है 5-2 से, तो ये आपने याद करना है। और दूसरी बात है कि अब भारत जो लड़ेगा वो लड़ेगा किसके लिए, आपका अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए लड़ेगा, क्योंकि अगर जीत जाता तो सीधे एंट्री हो जाती फाइनल में, और सिल्वर मेडल तो कम से कम पक्का हो जाता। फिर वो जो लड़ते गोल्ड मेडल के लिए। पर चलिए, अभी आस है किससे, जो आपकी वुमेन्स हॉकी टीम है वो भी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। देखते हैं क्या होता है। और हराया भी उसने वर्ल्ड चैंपियन को है, किसको, ऑस्ट्रेलिया को। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ आती है, क्या है सामाजिक अधिकारिता शिविर, तो लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण मुहैया कराने के लिए एक सामाजिक अधिकारिता शिविर का आज आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा ADIP योजना के तहत किया जा रहा है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम और छिंदवाड़ा का जिला प्रशासन सहयोग कर रहा है। यह आयोजन छिंदवाड़ा के इमली खेड़ा स्थित फुटवेयर डिजाइन और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में किया जाएगा। इस आयोजन के दौरान ब्लॉक पंचायत के स्तर पर 4146 दिव्यांगजनों को 4.32 करोड़ रुपए की कीमत के कुल 8261 सहायता उपकरण निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की स्थापना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत मई 2012 में की गई थी। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और समावेशन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना है। उपकरणों की खरीद फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता को ADIP योजना के नाम से जाना जाता है। एडिप योजना 1981 में परिचालन में आई थी। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज आती है, रसद हुसैन बने US के पहले धार्मिक स्वतंत्रता मुस्लिम राजदूत। तो लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी रसद हुसैन को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नामित किया है। व्हाइट हाउस के अनुसार वह इस प्रमुख पद पर नॉमिनेट होने वाले पहले मुस्लिम हैं। 41 वर्षीय हुसैन वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भागीदारी और वैश्विक जुड़ाव पार्टनरशिप्स एंड द ग्लोबल एंगेजमेंट के निदेशक है। उन्होंने येल लॉ स्कूल से कानून की डिग्री और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अरबी और इस्लामी अध्ययन में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने इससे पहले अमेरिका न्याय विभाग के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाग में वरिष्ठ वकील के रूप में कार्य किया है। ओबामा प्रशासन के दौरान रसद ने इस्लामिक सहयोग संगठन, जिसे OIC बोला जाता है, के लिए US के विशेष दूत और सामरिक आतंकवाद विरोधी संचार के लिए US के विशेष दूत और व्हाइट हाउस के उप सहयोगी रूप में काम किया। तो आप रसद का नाम जरूर याद रखना। रसद ने मुस्लिम बहुल देशों में यहूदी विरोध का मुकाबला करने और धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के प्रयासों का भी नेतृत्व किया। यह घोषणा अमेरिका की सभी धर्मों के लोगों को प्रशासन के निर्माण के लिए सहयोगी बनाने की राष्ट्रपति की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज आती है, व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस। तो लिखा हुआ है 30 जुलाई को हर साल व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट द ट्रैफिकिंग इन पर्सन के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस मानव तस्करी के शिकार हुए लोगों के अधिकारों के संरक्षण और उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया। मानव तस्करी बोला जाता है जब क्या होती खरीद फरोख्त होती है आपकी, किनकी, लोगों की खरीदा और बेचा जाता है उन्हें। व्यक्तियों की तस्करी एक गंभीर अपराध और मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैश्विक कार्य योजना का मूल्यांकन करते हुए एक संकल्प को अपनाया था और 30 जुलाई को इस दिवस के रूप में घोषित किया था।
हर साल हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे अपने ही देश और विदेश में तस्करी का शिकार हो जाते हैं। दुनिया का लगभग हर देश मानव तस्करी से प्रभावित है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में महिलाएं और लड़कियां तस्करों के लिए आसान शिकार होती हैं। 2003 के बाद से UNODC, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन द ड्रग एंड द क्राइम, ने दुनिया भर में पाए गए तस्करी के लगभग 2,25,000 पीड़ितों के बारे में जानकारी एकत्र की है। तस्करी के शिकार पाए गए मामलों में से अधिकांश यौन शोषण से संबंधित है, जबकि बलात्कार श्रम के लिए तस्करी किए गए लोगों में से 35% की होती महिलाएं होती हैं। आगे लिखा, UNODC अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNTOC और उसके प्रोटोकॉल के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। UNODC व्यक्तियों की तस्करी को रोकने, कम करने और दंडित करने से संबंधित प्रोटोकॉल लागू करने के प्रयासों में देशों की सहायता करता है। नेक्स्ट न्यूज आती है, लिखा हुआ है 2021 के अंत तक लॉन्च हो सकता है इसरो का SSLV। तो लिखा हुआ है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जैसे बोलते हैं इसरो, ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV के पहली विकासात्मक उड़ान 2021 की चौथी तिमाही में निर्धारित की गई है। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। आगे लिखा हुआ है, भारतीय SSLV एक छोटा लॉन्च वाहन है जिसका स्थान PSLV फैमिली के बाद आता है। PSLV को बोला जाता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV में 3 ठोस ईंधन चरण और एक द्विप्रणोदक वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल शामिल है। इसका मुख्य व्यास 2 मीटर और लंबाई लगभग कितनी होती है, 34 मीटर के आसपास होती है। SSLV पेलोड या कई उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च करता है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक SSLV की पहली उड़ान के दौरान वाणिज्यिक प्रक्षेपणों के लिए कई ग्राहकों ने पहले ही अपने उपग्रह के लिए स्लॉट बुक कर दिए, लेकिन अगर मिशन में देरी होती तो वह अन्य लॉन्च प्रदाताओं की मदद ले सकते हैं। SSLV की उड़ान पिछले साल के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हो गई थी। इससे पहले SSLV की उड़ान के 2 सफल परीक्षण भी किए जा चुके हैं। इसके अलावा भारत सरकार स्पेस एक्टिविटीज़ बिल पर भी विचार कर रही है। ये नाम आपने याद रखना है, स्पेस एक्टिविटीज़ बिल यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी लाइसेंस प्राप्त संस्थाएं इस तरह से संचालन करें जिससे बाहरी अंतरिक्ष को दूषित होने या पृथ्वी के पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सके। नेक्स्ट न्यूज आती है, 10 साल के बच्चे ने लिखी एस्ट्रोफिजिक्स पर किताब। तो लिखा, कोलकाता के 10 साल के एक बच्चे रियांश दास ने एस्ट्रोफिजिक्स पर एक किताब लिखकर सबको चौंका दिया। इस किताब का शीर्षक था द यूनिवर्स, द पास्ट एंड द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। इस किताब के जरिए रियांश ने विज्ञान और खगोल भौतिकी के बारे में बताया। इस किताब में कई विषयों पर चर्चा की गई, जैसे बिग बैंग सिद्धांत, एक सिद्धांत जो यह कहता है कि कई ब्रह्मांड है और प्रकाश एवं अंतरिक्ष में से ब्रह्मांड में सबसे तेज वस्तु कौन सी, तो टाइम डायलेशन, पॉसिबल मल्टीवर्स थ्योरीज आदि इसके बारे में डिस्कस किया गया इस किताब में। इस किताब में इस बात की भी चर्चा की गई कि एल्बर्ट आइंस्टाइन और आइजैक न्यूटन के सिद्धांतों के बीच कौन कौन से अंतर है, तारों के जीवन चक्र, सोलर सिस्टम, तारे के अवशेष और वक्रता का सिद्धांत, स्पेस टाइम, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इत्यादि के बारे में भी इसमें बात की गई है। रिसर्च स्कॉलर नंदिता रहाणे के मुताबिक अंतरिक्ष और पुस्तक सामग्री के बारे में रियांश के विचार एकदम स्पष्ट थे। रियांश को 5 साल की उम्र से ही तारे, आकाशगंगा, ब्रह्मांड के बारे में जानने की उत्सुकता पैदा होने लगी थी। अपनी इस जिज्ञासा को साध करने के लिए रियांश ने तरह तरह की खगोलीय किताबें पढ़ना स्टार्ट किया और कई अंतरिक्ष वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। बता दें कि रियांश अपनी दूसरी किताब गणित पर भी लिखने वाले हैं। अच्छा, नेक्स्ट लिखा, तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक होगी, 3rd आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगी आपकी। तो लिखा, आर्कटिक के अनुसंधान और सहयोग पर चर्चा के लिए भारत ने तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। इसका आयोजन आइसलैंड और जापान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। भारत निसार यानी कि नासा इसरो, निसार याद रखना, ये आपका प्रोजेक्ट है नासा और इसरो का, ठीक है ना, सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसकी फुल फॉर्म है N फॉर नासा, I फॉर इसरो, SAR, सार का मतलब होता है सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो ये जॉइंट वेंचर है नासा इसरो का। पूछा गया है पेपर में निसार इनिशिएट किसका है, या निसार की फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। उपग्रह को लॉन्च करने की योजना पर काम कर रहा है जो इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है। इसका उद्देश्य उन्नत रडार इमेजिंग का उपयोग करके भूमि की सतह पर परिवर्तन का वैश्विक मापन करना है। निसार को 2023 की शुरुआत में लॉन्च करने का प्रस्ताव है। निसार ध्रुवीय, क्रायोस्फीयर और हिंद महासागर क्षेत्र सहित समग्र भूमि के वैश्विक अवलोकन के लिए लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के तहत नासा L बैंड सार और संबंधित सिस्टम विकसित करेगा, जिसमें इसरो S बैंड सार, अंतरिक्ष यान, बस और लॉन्च वाहन और संबंधित लॉन्च सेवाओं का विकास कर रहा है। इस मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्यों में पृथ्वी के बदलते पारिस्थितिकी तंत्र, भूमि और तटीय प्रक्रियाओं, भूमि क्षरण और क्रायोस्फीयर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझना है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 29 जुलाई को। तो लिखा है, बाघों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस या वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है। इस साल के लिए इस दिवस की थीम थी देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स रखी गई है। तो लिखा हुआ है, इस दिवस के आयोजन के लिए 29 जुलाई की तारीख को इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन कई देशों ने सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट, सेंट पीटर्सबर्ग आपका रशिया में,
के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समिट का आयोजन 2010 में रूस में किया गया था। यह समझौता वैश्विक स्तर पर बाघों की घटती आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बाघों के प्राकृतिक आवास के संरक्षण से जुड़ा है। वैसे भारत ने कितनी कर दी 1973 से अब तक, जो आपका क्या टाइगर सेंसस हुआ है 2020 के आसपास, और हर 4 साल में आपका सेंसस देखने को मिलता है। तो भारत ने इसको डबल कर दिया अपने यहाँ पे काउंट। लगभग 1974 या 75 के आसपास हो चुके हैं। 1400 समथिंग थे आपके लगभग जब प्रोजेक्ट टाइगर आपका स्टार्ट हुआ था। अच्छा, आगे इस दौरान विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने घोषणा की है कि बाघ आबादी वाले देश वर्ष 2022 के अंत तक बाघों की आबादी को दुगना करने का प्रयास करेंगे। तो वो हो चुका है, भारत 2020 में अचीव कर चुका है। सबसे पहला जो कंट्री था वो नेपाल था, जिसने डबल किया था। पर वहाँ पे क्या है, बाघों की संख्या कम है, लगभग 200 या 250 या 300 के आसपास है। पेड़ों की कटाई बाघों की आबादी में होने वाली गिरावट के कुछ प्रमुख कारणों में से एक है। इसके चलते बाघों के निवास स्थान में गिरावट आई है। शरीर के अंगों के अवैध व्यापार के लिए ये आसानी से शिकार भी बन जाते हैं। दुर्भाग्य से बाघ उन प्रजातियों में से एक है जो विलुप्त होने के कगार पर है। बाघ विभिन्न रंगों के होते हैं, जैसे सफ़ेद हो गया सफ़ेद बाघ, काली धारियों वाला भूरा बाघ हो गया, काली धारियों वाला सफ़ेद बाघ हो गया, सुनहरा बाघ। तो अलग अलग रंग के आपको बाघ देखने को मिलते हैं। बाघ एक शिकारी जानवर होता है जो खाद्य श्रृंखला पे शीर्ष पर आता है। ये प्रेडेटर होता है आपका, जैसे बोलते हैं एपेक्स प्रेडेटर आपका जो होता है। ये आपका बोल सकते हैं फाइनल आपका कौन होता है, तो ये होता है आपका कंज्यूमर। यह पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगले वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो आपका कौन होता है आपका WWF के अनुसार पिछले 150 वर्षों में जंगली बाघों की संख्या में लगभग 95% की से अधिक की क्या आई गिरावट आई। वर्तमान में दुनिया भर में जंगली बाघों की कुल आबादी लगभग 3900 मानी जाती है। इन जंगली बाघों की आबादी में से लगभग 3000 भारत में, जो जैसे मैं आपको बता रहा था कि भारत ने डबल कर दिया था। और भारत जाना ही जाता है किन लिए, बाघों के लिए। अब देख लीजिए 3900 बाघों में से 3000 बाघ तो हमारे पास है, लगभग 70% आपके पास है, इंडिया रखता है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में बाघ को एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा जाता है। आईयूसीएन जो आपका क्या था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, और इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। और बाघ भारत का क्या राष्ट्रीय पशु है। अच्छा, बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमेड पर मिला जल वाष्प। तो लिखा हुआ है हबल स्पेस टेलीस्कोप ने बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमेड के चारों ओर जल वाष्प की खोज की है। तो याद रखना, बृहस्पति का एक सैटेलाइट है जो उसका मून बोला जाता है गैनीमेड। ये सबसे बड़ा सोलर सिस्टम का क्या आपका चंद्रमा, ये क्या आपका सैटेलाइट है। तो लिखा इसकी जानकारी को नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में प्रकाशित किया गया। गैनीमेड हमारे सौरमंडल की 9वीं सबसे बड़ी वस्तु है। और सबसे बड़ा क्या, देखो 9वीं सबसे बड़ी है और सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, मतलब सैटेलाइट है। पृथ्वी का आकार इससे 2.5 गुना बड़ा है। पृथ्वी का आकार इससे 2.5 गुना बड़ा है। गैनीमेड का ठंडा पिंड है जिसका तापमान लगभग -184 लगभग 184 डिग्री -डिग्री सेल्सियस यानी 300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नीचे जा सकता है। गैनीमेड की सतह पर जमे हुए पानी के बर्फ की परत है। इस बर्फीली सतह के चारों ओर जलवाष्प का निर्माण ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से होता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में पदार्थ का सीधे ठोस से क्या हो जाता है, गैसीय रूप में परिवर्तन हो जाता है। गैनीमेड की क्रस्ट से लगभग 161 किलोमीटर नीचे एक खारा सागर होने का अनुमान है। गौरतलब है गैनीमेड की पहली परावैज्ञानिक छवियों को हबल द्वारा 1998 में कैप्चर किया गया था। हबल को जो भेजा गया था 1990 में भेजा गया था, 1990 में। और अब इसका क्या हो गया, टाइम पीरियड लगभग कंप्लीट हो चुका है हबल का 2020 में। और इसकी जगह आपका जो जाएगा वो जाएगा जेम्स वेव आपका, ये आपने याद रखना है। और ये नासा का क्या आपका वेंचर है। यह नई खोज यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के आगामी मिशन जुपिटर IC मून्स एक्सप्लोरर जुपिटर IC मून्स एक्सप्लोरर या जूस के लिए फायदेमंद होगी। जूस मिशन को 2022 में लॉन्च करने की योजना है, जो 2019 तक जुपिटर के पास पहुंच जाएगा। जूस कम से कम 3 साल बृहस्पति और गैनीमेड सहित बृहस्पति के 3 सबसे बड़े चंद्रमाओं का अवलोकन करेगा। याद रखना, सबसे ज़्यादा चंद्रमा किसके पास है अभी, वो शनि के पास है, कितने 82। जुपिटर के पास जो है, बृहस्पति के पास अभी कितने 79 है ज्ञात। अच्छा, अर्थ ओवरशूट डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो लिखा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार 2021 के लिए अर्थ ओवरशूट है डे आज 29 जुलाई को मनाया जाएगा। तो 29 जुलाई की न्यूज़ है, तो 29 जुलाई लिखा हुआ है। तो कोविड-19 की वजह से वैश्विक लॉकडाउन के कारण 2020 में इसमें सुधार हुआ था और यह दिन 22 अगस्त 2020 को पड़ा था। अर्थ ओवरशूट डे वह दिन होता है जब उस वर्ष में पारिस्थितिक संसाधनों की मांग उस पूरे वर्ष में पृथ्वी की उन संसाधनों के फिर से उत्पन्न करने की क्षमता को पार कर जाती है। तो मतलब फिक्स नहीं होता आपका, मतलब 29 जुलाई तक ही हमने उन सभी जैविक संसाधनों का उपयोग कर लिया है जो हमारे ग्रह द्वारा पूरे 2021 के दौरान फिर से पैदा हो पाते, आधे में करके खत्म। आगे लिखा यानी इस तारीख के बाद हमारे द्वारा उपयोग किए गए सभी पारिस्थितिक संसाधनों के भंडार को समाप्त करेंगे। अर्थ ओवरशूट डे की मेजबानी और गणना एक अंतर्राष्ट्रीय शोध संगठन ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क द्वारा की जाती है। अर्थ ओवरशूट डे की अवधारणा पहली बार यूके थिंक टैंक न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के एंड्रू सिम्स द्वारा की गई थी।
इसने 2006 में ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के साथ भागीदारी करके पहला ग्लोबल अर्थ ओवरशूट डे अभियान शुरू किया था। बाद में 2007 से WWF ने भी अर्थ ओवरशूट दिवस में भाग लेना शुरू कर दिया था। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज आती है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को मिला नेटवेस्ट अर्थ हीरोज अवार्ड। तो लिखा प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने एक और उपलब्धि हासिल की है। राज्य के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए अर्थ गार्जियन कैटेगरी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड मिला है। गौरतलब है कि अभी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को विश्व धरोहर की संभावित सूची में भी शामिल किया गया है। अच्छा, होशंगाबाद जिले में स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 2130 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैला है। यह टाइगर रिजर्व दक्कन जैव भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है। बड़ी जैव विविधता के कारण इसे उत्तरी घाट में भी माना जाता है। पश्चिमी घाट और सतपुड़ा दोनों में पाई जाने वाली प्रजातियों में लाल चंदन प्रमुख है। मलेरिया की दवा कुनैन बनाने के लिए जरूरी सिनकोना का जो पौधा यहाँ बड़ी मात्रा में पाया जाता है। सतपुड़ा में देश के बाघों की आबादी का लगभग 17% और बाघों के आवास का 12% हिस्सा मिलता है। नेटवर्क ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड को 2011 में RBS ने संस्थागत रूप से दिया था। इससे पहले RBS अर्थ हीरोज अवार्ड के रूप में जाना जाता था। यह पुरस्कार महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए प्रयासरत व्यक्तियों और संसाधनों को मान्यता और सम्मान दिलाने का काम करता है। गुजरात की पहली महिला सिविलियन स्काई डाइवर बनी है। तो श्वेता परवार गुजरात की पहला लाइसेंसशुदा असैन्य महिला स्काई डाइवर बन गई है। इस मामले में श्वेता का देश में चौथा स्थान है। श्वेता के लीग में शामिल होने तक भारत में केवल 3 लाइसेंसशुदा महिला स्काई डाइवर थी। पद्मश्री पुरस्कार विजेता रैसल थॉमस, शीतल महाजन और देश की पहली महिला बेस्ट जंपर अर्चना सरदाना। गौरतलब है कि ऐसे लोगों को जो भारतीय सशस्त्र बलों इंडियन आर्म्ड फोर्सेज की सहायता के बिना स्काई डाइविंग सीखने के लिए विदेश जाते हैं, इंडियन सिविलियन स्काई डाइवर कहे जाते हैं। गुजरात के वडोदरा की एक 28 वर्षीय श्वेता ने स्पेन में 29 छलांग लगाकर अपना 8 स्तरीय पाठ्यक्रम पूरा किया और USPAA लाइसेंस हासिल करने के लिए लिखित परीक्षा में भाग लिया। USPAA डाइविंग के लिए एक लाइसेंस होता है जिसे संयुक्त राज्य पैराशूट एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। यह लाइसेंस प्राप्त करने के बाद कोई भी डाइवर दुनिया में कहीं भी स्काई डाइविंग कर सकता है। लॉकडाउन के दौरान यात्रा पर लगी पाबंदियों के कारण श्वेता अपने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करा सकी थी, लेकिन इस महीने रूस में 15 छलांग लगाकर उन्होंने अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कर लिया है या करवा लिया है। बता दें कि श्वेता ने अपनी स्काई डाइविंग उड़ान की शुरुआत मेहसाणा गुजरात में टैंडम जंप से की थी। टैंडम जंप में एक स्काई डाइवर अपनी छलांग के दौरान एक अनुभवी स्काई डाइविंग प्रशिक्षण के साथ जुड़ा रहता है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज आती है, पेपर मैश तकनीक से बनेगा श्रीनगर का नक्शा। तो लिखा हुआ है, श्रीनगर में एक पुरस्कार विजेता पेपर मैश कलाकार मकबूल जान एक उत्कृष्ट कृति बना रहे हैं। ये वह पेपर मैश तकनीक का इस्तेमाल कर कपड़े पर श्रीनगर शहर का नक्शा बना रहे हैं। वह इस उत्कृष्ट कृति को भारतीय संसद में देखना चाहते हैं। इसके अलावा या वह इसे कश्मीर विधानसभा या किसी बड़ी आर्ट गैलरी में रख सकते हैं। वह कश्मीर में डल झील और कई सांस्कृतिक दृश्यों को नक्शे में दर्शाना चाहते हैं। उन्हें नक्शा बनाने की प्रेरणा एक शॉल से मिली जिसे श्रीनगर संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया था। मकबूल ने इस कला में उनके योगदान के लिए 4 राष्ट्रीय और 1 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है। पेपर मैश कला में फटे हुए कागज के टुकड़े होते हैं जिसे गोंद के साथ मिलाकर लुगदी बनाई जाती है। इस पेस्ट को इस तरह तैयार किया जाता है कि इसे किसी आकार में ढाला जा सके। 19वीं सदी के बाद से इस कला से बने सामान के उत्पादन में गिरावट आई थी, लेकिन अभी भी खिलौने, मास्क, मॉडल सिरिक मटेरियल के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2021। तो लिखा हुआ है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2021 प्रति वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य या मुख्य मकसद उन पशुओं और वृक्षों का संरक्षण करना है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। यह दिवस लोगों में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जागरूकता उत्पन्न करता है, क्योंकि इनका संरक्षण पृथ्वी की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। स्वस्थ वातावरण एक स्थायी और स्वस्थ मानव समाज का आधार है और पृथ्वी पर जल, वायु, मिट्टी, खनिज, ऊर्जा, वनस्पति और जीव जंतु सीमित मात्रा में उपलब्ध है और पृथ्वी की प्राकृतिक सुंदरता के संतुलन को बनाए रखने के लिए इनका संरक्षण आवश्यक है। इसके अलावा इस दिवस का उद्देश्य एक प्रजाति के रूप में आत्मनिरीक्षण करना है कि मनुष्य किस प्रकार प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, जिससे प्रकृति और मानव जाति के बीच असंतुलन वैश्विक विनाश का कारण बन रहा है। इसलिए इस असंतुलन के मद्देनजर हमें ठोस कदम उठाने होंगे और भावी पीढ़ियों के हित के लिए प्रकृति का संरक्षण और टिकाऊ प्रबंध सुनिश्चित करना होगा। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर IUCN प्राकृतिक स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है। सरकारों द्वारा नागरिकों से मिलकर बना यह सदस्यता संघ प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का मूल्यांकन करता है। इसके अलावा जारी की जाने वाली लाल सूची, जो रेड लिस्ट होती है, दुनिया की सबसे व्यापक सूची है जिसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों का वैश्विक संरक्षण स्थिति को दर्शाया जाता है।
तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, और इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। इसके अलावा जो मैं लिंक है वो फेसबुक पे भी आपका क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, वहाँ पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे पेज को लाइक करना होगा, कॉन्सेप्ट एकेडमी को फेसबुक पे, और हम इंस्टाग्राम पर भी है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर इसके सेकेंड और थर्ड पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।